हेलो दोस्तों, जैसे देखो पिछली क्लास में हम लोगों ने केंद्रीय धातु पढ़ लिया तथा लिगेंड की कुछ प्रकार पढ़े थे, ठीक है ना। अब इससे कुछ नेक्स्ट अगले टॉपिक के लिए बात करते हैं। जैसे देखो अगला टॉपिक होगा आप लोगों का उप संयोजक बंध या उप संयोजक संख्या, या इसको मैं बोल सकता हूँ समन्वय संख्या। समन्वय संख्या, ठीक है ना। अब देखो समन्वय संख्या का मतलब इसको कोऑर्डिनेशन नंबर भी बोलते हैं, ध्यान रखना सीएन बोला जाता है। अब समन्वय संख्या का मतलब जैसे देखो अगर कोई आपसे पूछ ले कि जैसे मान लो ये आपके पास कोई संकुल यौगिक है, ठीक है ना, और संकुल यौगिक है और इसमें आप लोगों को पूछे कि बताओ इसमें यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, तो इसका मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब यहाँ पे एफ मतलब जैसे इस संकुल यौगिक है इसमें सीएन मतलब समन्वय संख्या कितनी होगी, तो समन्वय संख्या का मतलब यहाँ पर लिगेंड कितने केंद्रीय धातु के साथ जुड़कर उप सहसंयोजक बंध का निर्माण करता है उसी को क्या बोलते हैं समन्वय संख्या। इसका मतलब साइनाइड है, तो मैंने आप लोगों को बताया था साइनाइड क्या होता है, एक दंतुक लिगेंड होता है, और एक दंतुक लिगेंड का मतलब वो एक समय में केवल एक ही प्रकार से बंध बना सकता है। तो इसका मतलब साइनाइड है कितने, 6। एक साइनाइड कितने बनाता है एक बार में, एक बंध, तो 6 कितने बनाएंगे, 6। तो इसका मतलब यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया आपके पास, 6, ठीक है ना। जैसे देखो कुछ और एग्जांपल लेते हैं, COEN2, ठीक है, जैसे ये एग्जांपल है। अब ईएन का मतलब मैंने बताया था, ईएन का मतलब होता है एथिलीन डाइएमीन, इसका मतलब NH2 CH2 CH2 और NH2। ये नाइट्रोजन के पास इस नाइट्रोजन लोन पेयर है, यहाँ पर भी क्या है लोन पेयर, ये भी दान कर सकता है और ये भी दान कर सकता है। इसका मतलब एक ईएन होता है वो कितने उपसंयोजक बंध का निर्माण करता है, 2 का। तो इसका मतलब एक 2 उपसंयोजक बंध बनाता है, तो 2 कितने बनाएंगे, 4। तो इसका मतलब यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया आपके पास, 4, ठीक है ना। ये चीजें ध्यान जरूर रखना। मैंने आप लोगों को लिगेंड बता दिए, लिगेंड द्विदंतुक लिगेंड होता है ईएन, ईएन का मतलब होता है एथिलीन डाइएमीन, ठीक है। जैसे देखो कुछ और एग्जांपल लेते हैं, PTGLY, ये एग्जांपल है। अब GLY का मतलब ग्लाइसिनेटो, ग्लाइसिनेटो का मतलब यही होता है, होगा क्या, NH2 CH2 CO नेगेटिव। इसका मतलब ये भी दान कर सकता है और ये भी दान कर सकता है। इसका मतलब एक GLY कितने उपसंयोजक का निर्माण करेगा, 2 का। तो इसका मतलब इसके पास एक ही है, तो इसका मतलब बन गया आपके पास CN बराबर कितना हो गया आपके पास, 4, ठीक है ना। इस प्रकार से आपको कोऑर्डिनेशन नंबर आप लोगों को ध्यान होना चाहिए, ठीक है ना। जैसे देखो कुछ और एग्जाम्पल लिखो यहाँ पे, CREDTA, ठीक है। अब जैसे देखो ये एग्जांपल लिख दिया मैंने। अब EDTA का मतलब मैंने बताया था एथिलीन डाइएमीन टेट्राएसीटेटो। अब EDTA के ऊपर कोई चार्ज नहीं लिखा हुआ है, तो इसका मतलब आप लोग टेट्राएसीटेटो मानोगे। और मैंने आप लोगों को बताया भी था क्या कि EDTA कितने उपसर्जक बनाएगा, इसका मतलब EDTA आप लोग देख सकते हो। जैसे देखो EDTA ये थी क्या संरचना, N CH2 CH2 N CH2 CO नेगेटिव CH2 CO नेगेटिव CH2 CO नेगेटिव CH2 CO नेगेटिव। इसका मतलब देख लो आप लोग, 1 2 3 4 5 और 6। तो इसका एक EDTA कितने बनाता है, 6। सपोज करते हैं 2 होते तो कितने हो जाते, 12। इसका मतलब एक ही है, तो इसका मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया आपके पास, 6। इस प्रकार से आप लोग उप सहसंयोजक संख्या या समन्वय संख्या किसी भी संकुल यौगिक की निकाल सकते हो। लेकिन ये जरूर ध्यान रख लेना, ये जरूर आपको ध्यान होना चाहिए वो एक दंतुक है या द्विदंतुक है या त्रिदंतुक है। एक दंतुक होगा तो वो तो एक ही उपसंयोजक बनाएगा, अगर सपोज करो वो द्विदंतुक हो गया, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास मैंने ये ईएन डाई मतलब ईएन 2 लिख दिया, तो इसका मतलब एक ईएन है, तब वो कितने बंध बनाता है, 2। तो इसका मतलब 2 कितने बनाएंगे, 4। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 4। इस प्रकार से आप लोग किसी भी संकुल यौगिक की क्या बता सकते हो, उप संयोजन संख्या जरूर बता सकते हो, ठीक है ना। ये कुछ एग्जाम्पल मैंने आपके सामने रखे, अगर कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट में जरूर पूछ सकते हो, ठीक है ना। जैसे देखो इसके बाद में अपना जो अगला टॉपिक है वो होता है आपके पास उभयदंतुक लिगेंड। उभयदंतुक लिगेंड,
उभय तंतुक लिगेंड का मतलब, जैसे देखो अगर मैं एग्जांपल लिखूं, आप लोग जैसे ये देखो, अगर मैं यहाँ लूं साइनाइड, ठीक है, अब इसकी खास बात क्या है, अगर ये कार्बन की ओर से बंध बनाएगा, ध्यान रखना भाई, अगर वो मैंने CN लिखा तो अगर वो कार्बन की ओर से बंध बनाता है तो इसका मतलब तब तो बनता आपके पास साइनाइड, ठीक है ना। और इसकी खास बात है, ये नाइट्रोजन की ओर से भी बंध बना सकता है, इसका मतलब तब आपके पास बनता है आइसो साइनाइड। इसका मतलब आपके पास ऐसा लिगेंड होना चाहिए जो क्या हो, आपके पास जिसके पास दाता परमाणु कितने होते हो, 2। जैसे साइनाइड है, इसका मतलब ये CN है, CN का मतलब ये कार्बन भी इसमें दाता परमाणु और नाइट्रोजन भी क्या है, दाता परमाणु। अगर कार्बन की ओर से बंध बनेगा तब तो क्या बनेगा, साइनाइड। अगर नाइट्रोजन की ओर से बंध बनता है तब क्या बनेगा, आइसोसाइनाइड। इसका मतलब ये दो ही प्रवृत्ति रखता है, इसका मतलब कार्बन भी बंध बना सकता है और नाइट्रोजन भी बंध बना सकता है। इस वजह से इसको क्या बोलते हैं, उभयतंतुक लिगेंड। तो इसका मतलब ऐसा लिगेंड जिसमें क्या हो, जिसमें 2 दाता परमाणु क्या हो, उपस्थित। लेकिन एक शर्त जरूर ध्यान रख लेना, वो एक समय में केवल एक ही दाता परमाणु दान कर सकता है, मतलब एक समय में केवल एक ही दाता परमाणु क्या बना सकता है, उपसंयोजक बंध बना सकता है। उसी को आप लोग क्या बोलते हो, उभयतंतुक लिगेंड, ठीक है ना। जैसे देखो एग्जांपल लिखूं मैं यहाँ पर कुछ, जैसे ये CN ट्रिपल बॉन्ड के रूप में लिख दूं मैं यहाँ पर, अगर वो कार्बन की ओर से बंध बनाता है इसका मतलब तब तो आपके पास क्या बनेगा, साइनाइड, ठीक है। अगर यही एग्जांपल मैं लिखूं C ट्रिपल बॉन्ड C, अगर वो नाइट्रोजन की ओर से बंध बनाता है तो इसका मतलब तब उसको क्या बोलते हैं, आइसो साइनाइड, आइसोसाइनाइड, ठीक है ना, ध्यान रख लेना। ऐसी एक और एग्जांपल ले लेते हैं NO2, अगर वो नाइट्रोजन की ओर से बंध बनाता है इसका मतलब इसको बोलते हैं नाइट्रो, क्या बोलेंगे, नाइट्रो। अगर वो ऑक्सीजन की ओर से बंध बनाएगा तब इसको क्या बोलते हैं, नाइट्राइटो, नाइट्राइटो, ठीक है ना, ध्यान रख लेना। उभयतंतुक लिगेंड का मतलब होता है ऐसा लिगेंड जिसमें क्या हो, दाता परमाणु क्या हो, 2 दाता परमाणु उपस्थित हो, लेकिन सर ध्यान रख लेना एक समय में केवल एक ही दाता परमाणु उपसंबंध का निर्माण करता है, उसी को आप लोग क्या बोलते हो, उभयतंतुक लिगेंड, ठीक है, ये भी ध्यान रखना, ठीक। अब इसके बाद में देखो उभयतंतुक लिगेंड के बाद में आते हैं आपके पास किलेट लिगेंड, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। किलेट लिगेंड क्या है, किलेट लिगेंड, किलेट लिगेंड का मतलब, जैसे देखो अगर मैं बात करूं ऑक्सीलेटो की, ऑक्सीलेटो का मतलब जैसे ये कार्बन डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, ये ऑक्सीजन, और ये भी क्या बन गया आपके पास, ऑक्सीजन। अब यहाँ पर दाता परमाणु देखो ये भी दान कर सकता है और ये भी दान कर सकता है, इसका मतलब ये दान करेगा तो इसका मतलब ये धातु को दान कर सकता है, तो इसका मतलब ये ऑक्सीजन भी दान करेगा और ये ऑक्सीजन भी दान करेगा। इसका मतलब दाता परमाणु कितने हो गए, 2 या 2 से अधिक भी हो सकते हैं। अब देखो इसका मतलब मैंने एक ऐसा लिगेंड लिया है जिसमें दाता परमाणु कितने होते हैं, 2 या 2 से अधिक, जो केंद्रीय धातु को क्या करेंगे, अपना लोन, मतलब जो केंद्रीय धातु को अपना जो एकांक इलेक्ट्रॉन दान करके क्या बनाते हैं, उपसंयोजक बंध बनाते हैं। अब इसी की सहायता से एक वलय का निर्माण हो रहा है। देखो वलय कैसे, वलय का मतलब जैसे देखो 1 2 3 4 और 5, इस प्रकार से 5 परमाणुओं की क्या बन जाती है, एक वलय बन जाती है, ठीक है ना। एक 5 परमाणुओं की क्या बन गई, एक वलय, ठीक है ना। अब वलय बन गई तो इसका मतलब इसको, तो इस वलय को बोलते हैं किलेट वलय, इस वलय को क्या बोलेंगे, किलेट वलय। तथा इससे प्राप्त जो लिगेंड होता है उसी को आप लोग क्या बोलते हो, किलेट लिगेंड, किलेट लिगेंड, ठीक है ना। इसका मतलब किलेट लिगेंड है क्या, ऐसा लिगेंड या ऐसा बहुतंतुक लिगेंड जिसमें दाता परमाणु क्या होते हैं, 2 या 2 से अधिक, जो केंद्रीय धातु को एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म दान करके किसका निर्माण करते हैं, उपसंयोजक बंध का, जिसमें एक वलय का निर्माण होता है, तथा उस वलय को क्या बोलते हैं, किलेट वलय, ठीक है ना। और इस किलेट तथा इससे प्राप्त जो लिगेंड होता है उसी को आप लोग क्या बोलोगे, किलेट लिगेंड। तो ध्यान रख लेना, किलेट लिगेंड का मतलब ऐसा बहुतंतुक लिगेंड जिसमें दाता परमाणु क्या होते हैं, 2 या 2 से अधिक, जो केंद्रीय धातु को उपसंयोजक, जो केंद्रीय धातु को एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म दान करके किसका निर्माण करते हैं, उपसंयोजक बंध का, ठीक है।
जिससे क्या होती है, एक वलय का निर्माण होता है, उस वलय को आप लोग क्या बोलते हो, किलेट वलय, ठीक है। और इससे जो लिगेंड प्राप्त होता है उसी को आप लोग क्या बोलोगे, किलेट लिगेंड। जैसे मैंने आपके सामने एग्जांपल रखा, ठीक है, ये पांच परमाणु की वलय है, ठीक है ना। वैसे आप लोग ध्यान रख लेना, कम से कम 5 परमाणु की वलय सबसे ज्यादा स्थायी होती है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रख लेना, किलेट वलय कम से कम 5 परमाणु तक स्थायी होती है। अच्छा, एक चीज और ध्यान रख लेना, सामान्य लिगेंड की तुलना में किलेट लिगेंड ज्यादा स्थायी होते हैं, ये जरूर ध्यान रख लेना। सामान्य लिगेंड की तुलना में किलेट लिगेंड क्या होते हैं, ज्यादा स्थायी। तो इसका मतलब किलेट लिगेंड आप लोग ध्यान रख लेना, किलेट लिगेंड का मतलब वह बहुतंतुक लिगेंड जिसमें दाता परमाणु क्या होते हैं, 2 या 2 से अधिक, ठीक है, जो क्या करेगा, केंद्रीय धातु को एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म दान करके किसका निर्माण करता है, उप संयोजक बंध का, ठीक है। इससे प्राप्त वलय क्या कहलाएगी, किलेट वलय, ठीक है। और किलेट वलय से जो लिगेंड होता है उसी को आप लोग क्या बोलते हो, किलेट लिगेंड, ठीक है। ये आप लोग जरूर लिख लेना। जैसे देखो मैं लिख देता हूँ अभी, किलेट लिगेंड का मतलब वह बहुदंतुक लिगेंड, वह बहुदंतुक लिगेंड जिसमें 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक दाता परमाणु, 2 या 2 से अधिक दाता परमाणु उपस्थित होते हैं। लेकिन 2 या 2 से अधिक दाता परमाणु उपस्थित होते हैं जो केंद्रीय धातु को एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म दान करके, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म दान करके उप संयोजक बंध का निर्माण करते हैं, उप संयोजक बंध का निर्माण करते हैं, बंध का निर्माण करते हैं, जिससे एक वलय का निर्माण होता है, जिससे एक वलय का निर्माण होता है, जिसे किलेट वलय कहते हैं, जिसे किलेट वलय कहते हैं। तथा इससे प्राप्त लिगेंड, तथा इससे प्राप्त लिगेंड किलेट लिगेंड कहलाता है, किलेट लिगेंड कहलाता है, ठीक है। ये आपके पास परिभाषा, आप एग्जाम्पल भी लिख सकते हो इसका। जैसे ये लिख लो आप लोग, C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, ये क्या करेगा, उपसंयोजक बंध अपने लोन पेयर का दान करेगा, किसको, केंद्रीय धातु को, और किसका निर्माण कर लेगा, उपसंयोजक बंध का निर्माण कर लेगा, ठीक है। और इससे क्या बन जाती है, देखो ये क्या बन गई, एक वलय, और इस वलय को क्या बोलते हैं, किलेट वलय, ठीक है। इस वलय को आप लोग क्या बोलोगे, किलेट वलय। और इससे जो लिगेंड प्राप्त होता है उसी को आप लोग क्या बोलते हो, किलेट लिगेंड, ठीक है। ये आपके पास किलेट लिगेंड की परिभाषा। अच्छा, वो 2 आप लोग नोट भी इसके अंदर ध्यान जरूर रखना। क्या, किलेट लिगेंड 5 या 5 से अधिक परमाणु की स्थायी होती है, एक तो पहला नोट, ठीक है। दूसरा ये कि सामान्य लिगेंड की तुलना में किलेट लिगेंड होते हैं वो ज्यादा स्थायी होते हैं, ठीक है। ये भी आप लोग जरूर ध्यान रखना। ये था आपके पास किलेट लिगेंड। अब इसके बाद में आपके पास आता है, जैसे देखो इसके बाद में आपके पास आता है समन्वय मंडल। समन्वय मंडल, समन्वय मंडल का मतलब, जैसे देखो मैंने बताया था ना आप लोगों को कि K4FeCN6, ये जो वर्गाकार कोष्ठक होता है ना, उसी को क्या बोलते हैं, समन्वय मंडल। तो इसका समन्वय मंडल का मतलब, जैसे इस Fe को तो आप लोग बोल रहे थे केंद्रीय धातु, Fe को तो आप लोग क्या बोल रहे थे, केंद्रीय धातु, और जो ये साइनाइड था वो क्या कहला रहा था आपके पास, लिगेंड। तो इसका मतलब
ऐसा वर्गाकार कोष्ठक जिसमें केंद्रीय धातु तथा लिगेंड उपस्थित रहते हैं, उसी को आप लोग क्या बोलोगे, समन्वय मंडल। मतलब ये जो वर्गाकार कोष्ठक है ना, अभी उस वर्गाकार कोष्ठक में है कौन कौन, एक तो केंद्रीय धातु उपस्थित और दूसरा क्या उपस्थित है, लिगेंड। तो इसका मतलब ऐसा वर्गाकार कोष्ठक जिसमें केंद्रीय धातु तथा लिगेंड क्या होते हैं, उपस्थित, उसी को क्या बोलते हैं, समन्वय मंडल। ठीक है, ये आपके पास समन्वय मंडल। अच्छा, एक परिभाषा और देख लो, यही एक और परिभाषा आपके पास, आयन मंडल। आयन मंडल, आयन मंडल देखो, यहीं से परिभाषा देख लो आप लोग, K4FeCN6। इसका मतलब ये तो बन गया आपके पास समन्वय मंडल। ठीक है, अब इसका मतलब समन्वय मंडल के बाहर स्थित भाग को ही क्या कहते हैं, आयन मंडल। ठीक है, ये भी आप लोग जरूर ध्यान रखना। मतलब समन्वय मंडल के बाहर स्थित भाग को क्या बोलोगे आप लोग, आयन मंडल। तो समन्वय मंडल हो गया, आयन मंडल हो गया। अब इसके बाद में देखो दो परिभाषा कुछ और है, दो टॉपिक और है। जैसे देखो, एक को तो बोलते हैं होमोलेप्टिक, एक को तो क्या बोलेंगे, होमोलेप्टिक संकुल। एक को तो क्या बोलेंगे, होमोलेप्टिक संकुल, और दूसरे को बोलते हैं हेट्रोलेप्टिक संकुल। होमोलेप्टिक संकुल और दूसरे को क्या बोलेंगे, हेट्रोलेप्टिक संकुल। अब देखो ये है क्या संकुल, जैसे देखो अगर मैं एग्जाम्पल लिखूं किसी भी संकुल यौगिक का, जैसे ये देखो FeNH3O, जैसे मैंने ये एग्जाम्पल लिखा है संकुल यौगिक का। ठीक है, अब इस संकुल यौगिक की खास बात है क्या, इस संकुल की खास बात ये है, जो Fe होगा वो तो बनेगा केंद्रीय धातु, और जो ये आपके पास NH3 है वो क्या है, लिगेंड। इस संकुल की खास बात ये है कि इसमें जो लिगेंड है ना, वो चारों के चारों ही कौन है आपके पास, NH3। इसका मतलब लिगेंड इसमें क्या है आपके पास, समान। इसका मतलब है होमोलेप्टिक संकुल का मतलब ऐसा संकुल जिसमें लिगेंड की संख्या क्या होती है, मतलब केंद्रीय धातु के साथ जुड़े हुए लिगेंड की संख्या, मतलब लिगेंड क्या होते हैं, एक समान होते हैं, उसी को आप लोग क्या बोलोगे, होमोलेप्टिक संकुल। जैसे देखो अगर मैं ये लिख दूं, ये वाला एग्जांपल, अब इसमें क्या है, Cr तो आपके पास क्या बन गया, केंद्रीय धातु। अच्छा, NH3 क्या है, लिगेंड, और क्लोरीन भी क्या है, लिगेंड। इस संकुल की खास बात ये है कि इसमें, इस संकुल में जो लिगेंड है वो क्या है आपके पास, असमान। वो क्या आपके पास, असमान। इसका मतलब ऐसा संकुल जिसमें केंद्रीय धातु से जुड़े हुए लिगेंड क्या होते हैं, असमान, मतलब भिन्न भिन्न होते हैं। अगर भिन्न भिन्न होंगे तब तो आपके पास क्या कहलाएगा, हेट्रोलेप्टिक संकुल। अगर लिगेंड क्या होंगे, समान, तो उसको क्या बोलेंगे, होमोलेप्टिक संकुल। तो ये दो प्रकार के होते हैं, एक को तो बोलते हैं होमोलेप्टिक संकुल और दूसरे को क्या बोलेंगे, हेट्रोलेप्टिक संकुल। ठीक है, ध्यान रख लेना। जैसे देखो अगर मैं आप लोगों के सामने कुछ एग्जाम्पल लिखूं यहाँ पर, जैसे होमो और हेट्रो के कुछ एग्जाम्पल लिखते हैं। अगर मैं आप लोगों को पूछूं PTNH3Br, ठीक है, और ये लिख दिया मैंने प्लस का 1। ठीक, पहले मैं सारे एग्जाम्पल लिख देता हूँ, फिर आप लोगों से पूछता हूँ। देखो अगर मैं इस संकुल की बात करूं, बताओ ये होमो है या हेट्रो है। होमो का मतलब लिगेंड क्या होते हैं, समान। अब इसमें देखो एक तो NH3 है, एक Br है, इसका मतलब ये क्या बन गया आपके पास, हेट्रो। ठीक है, अब इसकी बात करें, ADT एक ही है, इसका मतलब समान एक ही है, तो इसका मतलब इसको क्या बोलेंगे, होमो। ठीक है, अगर मैं इस संकुल की बात करूं, GLY क्या है, 2 GLY है, कोई और लिगेंड है ही नहीं, इसका मतलब ये भी क्या बन गया आपके पास, होमो। अगर मैं इस संकुल की बात करूंगा, इसमें क्या है, 2 NH3 है और 2 क्या आपके पास Br2, इसका मतलब दोनों क्या हो गया आपके पास, भिन्न भिन्न, तो ये आपके पास क्या बन गया आपके पास, हेट्रो। तो इसका मतलब ये आपके पास होमो और हेट्रो। ध्यान रख लेना, होमो का मतलब समान और हेट्रो का मतलब क्या होगा आपके पास, भिन्न भिन्न। तो ये आपके पास थी कुछ होमो और हेट्रो के कुछ संकुल यौगिक। अब इसके बाद में क्या आएगा आपके पास, इसके बाद में आप लोगों को
इनकी संख्या पूछेंगे। क्या? किसकी? केंद्रीय धातु का ऑक्सीकरण, केंद्रीय धातु का ऑक्सीकरण अंक। ठीक है, ये ध्यान रखना भी। अब ये इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों को आना चाहिए। केंद्रीय धातु का अगर आप लोगों को ऑक्सीकरण आता है तो आप लोग आईपीसी नाम बहुत आसानी से सीख पाओगे। ये आना भी जरूरी है, क्योंकि ये आईपीसी नाम अगर आप लोग जैसे सीखोगे ना, तो उसमें सबसे पहले ऑक्सीकरण निकालना होता है, वो बहुत जरूरी होता है। ठीक है, जैसे देखो, इसके लिए मैं आप लोगों को, इसमें भी कुछ रूल है, देखो आप लोग वो रूल ध्यान में रखो। इससे मैं आप लोगों को कुछ मैं बता दूं ताकि आप लोगों को कुछ ध्यान हो सके। जैसे देखो, केंद्रीय धातु के ऑक्सीकरण में कुछ धातुओं का आप लोगों को ऑक्सीकरण ध्यान होना चाहिए। ठीक है, कैसे? जैसे देखो, आप लोगों ने एस ब्लॉक के बारे में पढ़ा है। एस ब्लॉक के अंदर क्या होता है? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, सीजियम और फ्रांसियम, मतलब लेना की रब से परिहार पहला। ठीक है, पहले वर्ग को बोलते हैं क्षार धातु। ये आपके पास दूसरा आता है बेटा, मांगे, कन्या, सुंदर, बाप, रे। ठीक है, ये जो वर्ग होता है क्षार धातु, इसकी खास बात है ये +1 ऑक्सीकरण अवस्था दिखाता है। ठीक है, और जो सेकंड होता है उसको बोलते हैं क्षारीय मृदा धातु। ये क्या होते हैं? +2 ऑक्सीकरण अवस्था क्या करेंगे? प्रदर्शित। मतलब कुछ की आप लोगों को ध्यान होनी चाहिए ऑक्सीकरण। जैसे सोडियम कितनी दिखाता है? +1। लिथियम कितनी दिखाएगा? +1। पोटेशियम कितनी दिखाएगा? +1। मैग्नीशियम कितनी दिखाएगा? +2। ठीक है, ये एस ब्लॉक आप लोगों को पता होना चाहिए। ऐसे आपके पास क्या होते हैं? शत्रु वर्ग, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये क्या होते हैं? -1 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। बस कुछ तत्वों की आप लोगों को पता होना चाहिए, और कुछ उदासीन भी प्रदर्शित करते हैं, और कुछ की आप लोगों को पता ही है। जैसे SO4 -2 दिखाता है, साइनाइड -1 दिखाता है। ठीक है, NO2 -1 दिखाएगा। ठीक है, NH3 ये 0 दिखाता है। ठीक है ना, H2O ये भी 0 दिखाता है। कार्बोनिल ये भी क्या दिखाता है? 0 ऑक्सीकरण अवस्था दिखाता है। तो इस प्रकार से आप लोगों को कुछ तत्वों की ऑक्सीकरण अंक पता होना चाहिए। जैसे एस ब्लॉक है, पहला वर्ग है +1, दूसरा वर्ग है +2। जो ये हेलोजन वर्ग होता है वो -1 ऑक्सीकरण अवस्था दिखाता है। कुछ तत्वों का आपको पता होना चाहिए, -1 दिखाएगा, ये -1 दिखाएगा, ये -2 दिखाएगा। ये ध्यान रख लेना भाई। NH3 होता है वो 0 दिखाता है, H2O भी क्या दिखाएगा? 0। और कार्बोनिल भी कितना दिखाता है? 0। अगर आप लोगों को ये पता होगा, सामान्य सी जानकारी होगी, तो आप लोग किसी भी धातु, केंद्रीय धातु का ऑक्सीकरण आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है, जैसे देखो, मैं आप लोगों को कुछ एग्जांपल की सहायता से समझाऊं। जैसे देखो, कोई एग्जांपल लेते हैं अपना फेमस एग्जांपल, K4FeCN6। अब इसमें करना क्या है? अब इसमें जो ये केंद्रीय धातु आपके पास F है, इसका क्या निकालना है? ऑक्सीकरण अंक निकालना है। ठीक है, तो जैसे देखो, अब पोटेशियम है, मैंने बताया पोटेशियम पहला वर्ग है, इसका मतलब ये कितनी दिखाएगा? +1 है, कितने? 4। इसका मतलब Fe जिसको निकालना है वो क्या बन गया आपके पास? X। ठीक है, जिसको निकालना होता है उसको आप लोग क्या मान लो? X। अच्छा, साइनाइड कितना दिखाएगा? -1 है, कितने? 6। तो बराबर में क्या कर दो? 0। ठीक है, तो इसका मतलब बस की समीकरण को सोल्व कर लो और x का मान निकाल लो। तो ये तो क्या हो गया? +4। ये क्या आ गया? x। 6 को -1, तो ये आ गया आपके पास -6 बराबर 0। 6 में से 4 गए, -2। 6 में से 4 गए, -2। 2 को उठा के यहाँ लेके आ जाओ, इसका मतलब ये क्या बन गया? +2। तो इसका मतलब Fe का ऑक्सीकरण कितना होगा? +2। जैसे देखो, कुछ और एग्जांपल लिखूं मैं यहाँ पर, जैसे PTNH3Cl2, जैसे ये एग्जांपल लिखा है मैंने। ठीक है, इस एग्जांपल में आपको PT का क्या निकालना है? ऑक्सीकरण अंक निकालना है। बस जिसको निकालना होता है उसको क्या मान लो? X। ठीक है, NH3 का क्या होता है? 0। तो ये लो 0, 2 है तो 2 से 0 करेंगे तो 0 ही आएगा। और क्लोरीन का कितना होता है? -1 है, कितने? 2। तो बराबर में क्या लगा दो? 0। बस इस समीकरण को सोल्व करके का मान निकालो। 2 से 0 से गुणा किया, 0। ये हो गया आपके पास -2 बराबर 0। -2 यहाँ लेके आ गए, ये कितने हो गए आपके पास? +2। इसका मतलब पीटी का ऑक्सीकरण कितना होगा आपके पास? +2। इस प्रकार से आप लोग किसी भी संकुल यौगिक का ऑक्सीकरण निकाल सकते हो।
अच्छा देखो भाई, एक और एग्जांपल देख सकते हो आप लोग, जैसे देखो, जैसे मैं कुछ और एग्जांपल लिखूं यहाँ पर, CrNH3NH4, ठीक है, ये एग्जांपल लिख दिया, और यहाँ लिख दिया मैंने ऊपर प्लस का 3। अब देखो, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं था तो आप लोग बराबर 0 लिख रहे थे, लेकिन इस संकुल पे प्लस क्या 3 चार्ज है, बस वही काम करना आपको, तो क्रोमियम का निकालना है, तो X ये 4, NH3 कितना दिखाता है 0, और बराबर में कितना आ गया आपके पास प्लस का 3। ये ध्यान रख लेना, जो ऊपर चार्ज होगा वही लिखा जाएगा, तो इसका मतलब X का ये 0 हो गया, और इसका मतलब बराबर में कितना रह गया प्लस के 3। इस प्रकार से आप लोग किसी भी संकुल यौगिक में धातु का ऑक्सीजन अंक निकाल सकते हो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।